हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम फागना। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट डे भी हमने एक वीडियो तैयार करके डाली थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत वहीं से हुई थी। आज दूसरी वीडियो है, इसके बारे में आगे जानते हैं। हमारा टॉपिक था +2 क्लास हिस्ट्री टॉपिक, ईंटें, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कल हमने इसकी शुरुआत की थी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी वस्तु थी उसकी मोहर। तो आज थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या और हमें जानने को इसमें मिलता है। दूसरा, निर्वाह के तरीके। विकसित हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब जहाँ पे पुरानी, आरंभिक का मतलब जो शुरुआत की हड़प्पा सभ्यता थी, वहीं पे वो जो बाकी विस्तार हुआ वो वहीं से हुआ है। तो इन संस्कृतियों में कई तत्व जिन्हें निर्वाह के तरीके शामिल हैं। समान थे। पुरानी जो आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी वो, और जो अभी उसके बाद का जो विस्तार हुआ वो। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों, बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी यादों के बारे में। अब मतलब ये जो वस्तुएं हैं, हमने कल भी पढ़ा था कि जो इनकी मोहर है उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है। तो इनका पता कैसे चला कि कुछ अवशेष मिले हैं जिनसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन में विशेषज्ञ, मतलब जो वनस्पतियों से जो मिला, उनके जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी मिलती है कि ये जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो कितने पुराने हैं, जो नीचे दबे हुए मिले हैं। काफ़ी कुछ अवशेष मिले, जैसे कि ये 7 बार बसा है, 7 बार उजड़ा है। तो उन सभी विशेषज्ञों के जरिए ही इसका अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों, जो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल हैं। अब ये जो दाने मिले हैं, इनसे पता चला कि ये किस प्रकार की फसलों का यूज़ करते थे या क्या खाते थे भोजन में, खाद्यान्न में। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल पर मिले हैं। मतलब अब स्पेशल जगह होगी कि जो बाजरा है वो कहाँ मिला, गुजरात के अंदर मिला है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वो चावल की खेती नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। हड़प्पाई स्थलों में मिले जानवरों की हड्डियाँ, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। भाई हो सकता है ना, ये सारी हड्डियाँ मिली हैं, तो इनका मतलब ये कि ये ही वो पशु थे जिनको वो पालते थे। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिला कि ये सभी जानवर उनके पालतू होते थे। जो ये ऊपर लिखे गए हैं, जो भेड़ है, बकरी है, मवेशी हैं, सूअर है, ये इनके पालतू जानवर होते थे। जंगली प्रजातियां जैसे वराह, अब हमने बात की पालतू जानवरों की, दूसरी बात जो जंगली हैं, हिरन है, वराह, सूअर को कहा गया है, घड़ियाल की हड्डियाँ हैं, ये भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या अखेटक समुदाय इनका मांस प्राप्त करते थे, मछली तथा पक्षियों की। अब कहने का मतलब ये कि क्या वो सारे के सारे ऐसे थे कि जो शिकार करते थे, या कुछ लोगों की ऐसा दल था जो शिकार करके इनको इकट्ठा करता था, उसका प्रमाण हमें नहीं मिल पाया है। अब अगली बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी की। उन्होंने सबसे पहले जो कृषि की शुरुआत जो की थी, कैसे वो खाते पीते थे, कैसे वो अपना पेट भरते थे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है।
क्या जुते हुए खेतों में बीज के छिड़काव किया जाता था? भाई जो जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगन वगैरह में राजस्थान में, तो क्या वहाँ पे छिड़काव विधि यूज़ करते थे? मोहरों पर रेखांकन तथा मृण मूर्तियों पर इंगित करती है, मृण मूर्तियाँ इंगित करती हैं कि अब इसके अंदर मोहरों पर रेखांकन और मृण मूर्तियाँ इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी तथा इस आधार पर पुरातत्व मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। अब ये थोड़ा सा प्रमाण हमें मिला है कि जो जोतने के लिए वो किस जानवर का यूज़ करते थे, वो बैल था, पशु जो था उनका वो बैल था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों बनावली हरियाणा, जो बनावली हरियाणा फतेहाबाद के अंदर है, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, तो इसका मतलब वो हल का यूज़ करते थे। इसके अतिरिक्त कालीबंगन राजस्थान पर नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जो अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, कालीबंगन नामक स्थान से जुते हुए खेत मिले। यही चीज़ें इनमें जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि बनावली से क्या मिला है या फिर जुते हुए हल के खेत जो हैं उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं, इनको याद करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनको हम बोल सकते हैं। जो आरंभिक हड़प्पा सत्रों से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान हैं थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। मतलब दो अलग अलग फसलें, एक की जो बुआई थी वो एक तरफ से होती थी, दूसरे की उसको समकोण पर काट कर की जाती थी, और इससे अनुमान लगाया गया कि वो दो प्रकार की फसलों का यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई में प्रयुक्त औजारों को पहचानने की भी प्रयास की है। अब दूसरा फैक्ट हमारा औजार है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बिठाए गए पत्थर के फलक, हल, जिसे हम हल कहते हैं आज, वो लोहे का, वो पहले पत्थर का उसके अंदर फलक होता था, लकड़ी के एक लंबे जो एक बड़ी लकड़ी होती थी उसके अंदर वो फलक फंसाया जाता था, जिसे हल बनाया जाता था। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अब ये बात है कि सिंचाई, एक तो बारिश नेचुरल तरीके से सिंचाई होना, एक सिंचाई होती है जो नहरों से, तालाब से, उनके द्वारा, तो वहाँ पे इनके अवशेष मिले हैं। दूसरी बात, अफगानिस्तान में सोर्तुगे नामक हड़प्पा स्थल के नहरों के कुछ अवशेष मिले। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहरों के, हड़प्पा स्थलों में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, वो अफगानिस्तान के सोर्तुगे नामक जगह से प्राप्त हुए हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होंगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि 6-7 बार उजड़ा है, बसा है, तो वो शायद गाद से भरी गई होंगी, बाद में उनके अवशेष न मिल पाए हों। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, और इसके अतिरिक्त धोलावीरा से मिले जलाशय। अब अगला फैक्ट ये कि जो धोलावीरा, वहाँ से क्या मिले, जलाशय, जो तालाब के टाइप में होता था, उसके द्वारा भी उनका भी कृषि के लिए प्रयोग किया जाता था। ये औजार, आप धातु के औजार साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तालाब, जलाशय के अवशेष मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक हड़प्पा सभ्यता में दो शहर हैं, दो मुख्य केंद्र थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या है। एक नियोजित शहरी केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता ही यही है कि वो नियोजित शहर था। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। अभी सबसे पहले वो, अब हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, वो शहरी सभ्यता थी, तो उनका मेन सेंटर ही शहरी केंद्र माना जाएगा। आइए ऐसे ही कई केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से और दिखाते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे पुराना स्थल है, सबसे पूरा स्थल है, प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ठीक। सबसे प्रसिद्ध तो माना गया मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे पहले जो खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। अब सीधी सी बात है, जो ऊंचाई पे बनाया जाएगा वो स्पेशल बनाया गया है, तो वो बड़े आकार का नहीं हो सकता है, तो उसके लिए काफ़ी मटेरियल चाहिए, तो वो छोटे आकार का था जो ऊंचा था। अब मोहनजोदड़ो की विशेषता थी कि वहाँ पे दो प्रकार के दुर्ग मिले हैं, यही दुर्ग हैं, एक निचले स्तर पर था और एक ऊंचे स्तर पर था। पुरातत्वविद
पुरातात्विक ने इन्हें क्रमशः दुर्ग या निचला शहर कहा है। अब वही बात आ गई, जो ऊपर है एक नीचे शहर माना गया है, निजी शहर को दुर्ग माना गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग की ऊंचाई का कारण, अब जो बताया गया ना कि जो ऊंचे स्थल बनाया गया था वो बनाया किससे गया था कि वो कच्ची ईंटों से बनाया गया था और चबूतरे के तरह था। दुर्ग की दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है किसी निचले शहर से अलग किया जाता। तो बाउंड्रीज बना दी गई ताकि गैप रहे निचले स्तर का और ऊंचा जो स्तर था उसका। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों में ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव पर कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब ये आकार बताया गया है कि वो कैसे बसाए जाते थे, किस तरह से उनकी बसावट थी जो वो दुर्ग बनाए जाते थे। इतनी ईंटें, क्योंकि उस समय पे साधनों की भी तो सुविधा इतनी नहीं होती थी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थल बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र पर सीमित था। मतलब एक चबूतरा, पहले तो एक बड़ा चबूतरा बना दिया गया, फिर उसके ऊपर व्यवस्थित घर और उनकी नालियाँ, उनकी गलियाँ व्यवस्थित रूप से बसाई जाती थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया होगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया हुआ। जैसे हम अब प्लानिंग करते हैं या फिर जैसे हम नकनवी से अपना नक्शा वगैरह बनवाते हैं, बहुत बड़े बड़े जैसे सेक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ पे पहले डिसाइडेबल होता है कि यहाँ पे मकान होगा, यहाँ पे गली होगी, वो सारा का सारा शायद ऐसा ही कुछ वो भी करते होंगे। तभी तो कहा गया कि आज जो व्यवस्था हम देख रहे हैं वो आज से 5000 साल पहले व्यवस्थित थी। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप से सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हैं, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुना। अब जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रम से 4 गुना और दुगुनी होती थी, इस प्रकार ईंटें हड़प्पा सभ्यता के प्रयोग में लाई जाती थी। दूसरा, नालों का निर्माण। नालों का जो पानी की निकासी थी, हड़प्पाई शहरों में सबसे अनूठी विशेषताओं में एक जल निकास प्रणाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने डिस्कस की थी कि जो सबसे व्यवस्थित सभ्यता थी उसमें इसका एक मेन फैक्ट था, एक मेन भूमिका थी जल निकासी प्रणाली। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि उनको भी प्लानिंग के द्वारा ही बनाया जाता था, ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था, पहले नालियों के साथ गलियां बनाई जाती थी, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया जाता था। भी ये गली है, यहाँ पे ये नाली है, उसके बाद आप मकानों को व्यवस्थित करो। यहाँ पे यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों में से जोड़ना होता था, प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था। अगर क्योंकि वो दूर होगा तो वो नाली की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, घर का वेस्टेज जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था कि एक गली में एक दीवार तो ज़रूर सटी हुई होनी चाहिए। हालांकि अधिकांश हड़प्पा सभ्यता में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधता है। धोलावीरा तथा लोथल जैसे सतलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। शहर में कई हिस्से भी दीवारों के घेर पर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब गृह स्थापत्य कि घर कैसे बसाया जाता था, घर की व्यवस्था कैसे होती थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो निचला शहर था, बताया ना 2 प्रकार के शहर थे, एक उचला, एक ऊपर जो था दुर्ग, एक निचला शहर। इनमें एक आंगन पर केंद्रित था जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने के लिए यूज किया जाता था।